Hello students, a very good morning to all of you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन. तो देखो हम लोग अपने लास्ट क्लास केमिकल काइनेटिक्स में वी वर डिस्कसिंग हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली. तो ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था चार मेथड होते हैं. पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड, सेकंड मेथड इज ग्राफिकल, थर्ड मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड द लास्ट मेथड इज हाफ लाइफ मेथड. आज जब हम लास्ट क्लास में इनिशियल रेट मेथड डिस्कस किए थे, तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे कि ऑर्डर को हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं. ग्राफिकल मेथड तो हमने देख लिया ही है पहले, और हाफ लाइफ मेथड से क्या करते हैं, हम कैसे ऑर्डर को इवेलुएट करते हैं. तो चलो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ज़रा आप देखें ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ज़रा नोट करें क्वेश्चन आप. क्वेश्चन इज सेइंग कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी प्लस डी, है ना. ये रिएक्शन है हमारा. आगे बोल रहा है इफ इनिशियल प्रेशर of A is P नॉट. इनिशियल प्रेशर कितना है, P नॉट है. एंड प्रेशर आफ्टर टाइम T, प्रेशर आफ्टर टाइम T इज, ठीक है, प्रेशर आफ्टर टाइम T इज P मान लीजिए P. ठीक है, देन calculate rate constant K. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन. आपको एक बेटा रिएक्शन दिया है, वो रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, और आपको क्या गिवन है कि जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या है, P नॉट है, और प्रेशर थोड़े टाइम के बाद कितना हो जाता है, P हो जाता है. आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट K बताना है. ठीक है, अब जहाँ पर मैंने P लिखा है वहाँ पर मैं कुछ और लिख सकता था, यानी कि 0.5 ATM लिख सकता था, 0.1 ATM लिख सकता था, यानी कि कोई ना कोई प्रेशर की वैल्यू लिख सकता था. यहाँ पे जो यहाँ मैंने टाइम लिखा है उसके जगह में कोई यूनिट टाइम लिख सकता था. ठीक है, ये सवालों में आपको दे सकता है. तो एक जनरली अपन बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, कि कभी भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो प्रेशर से रिलेट करके क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है. ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखें, आपको दो रिएक्शन लिखनी पड़ेंगे. जैसे हमारा रिएक्शन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है. ये हमारा रिएक्शन है. ठीक है, चलो एट टाइम T इक्वल टू 0 और एट टाइम T इक्वल टू एट टाइम T, क्लियर ना. एक समय 0 पर, यानी कि शुरुआत में तो इसके पास कितना था बेटा, P नॉट था, है ना. तो बताओ कुछ टाइम के बाद कितना हो जाएगा, P नॉट में से कुछ निकलेगा. मान लो P नॉट में से P1 निकल रहा है, क्लियर ना. यहाँ पर आप X तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ तो किसका बात हो रहा है, प्रेशर की बात हो रही है. इसलिए P नॉट में से कितना निकला, P1. बताओ ये कितना फॉर्म हो गया, जी हाँ P1. ये भी कितना बना, P1. ये भी कितना बना, P1. यू विल सी कि इनिशियल प्रेशर, बेटा इनिशियल प्रेशर तो कितना है हमारे पास, P नॉट है. बट क्या फाइनल प्रेशर भी P नॉट है, यानी कि P फाइनल अगर हम बात करें वो कितना है, तो उसके लिए सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, P नॉट यस प्लस 2P1. बताओ फाइनल प्रेशर कितना दिया है आपको, बिल्कुल सही, कितना दिया है, P दिया है. तो यहाँ से बेटा हो जाएगा P इक्वल्स टू P नॉट प्लस 2P1. होगा कि नहीं होगा, सही है. ठीक है, अब चलिए, अब बताइए मुझे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का फॉर्मूला क्या होता है. वो तो यही होता है 2.303 अपॉन कितना, T लॉग. अच्छा, प्रेशर की बात हो रही है तो यहाँ कितना लिखोगे, इनिशियल प्रेशर, नीचे कितना लिखोगे, फाइनल प्रेशर. तो P नॉट माइनस P1 लिखोगे,
बताओ P1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से P1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो बताओ यहाँ से बेटा P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप निकालिए। तो P1 कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा P माइनस पी नॉट अपॉन कितना, एग्जैक्टली P माइनस पी नॉट अपॉन कितना 2। चलिए बहुत बढ़िया, आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, P1 की वैल्यू निकाल लिया। अब इस P1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.303 लॉग पी नॉट, तो वैसा ही रहेगा। यहाँ कितना आ जाएगा पी नॉट माइनस P1 की जगह क्या पुट करोगे, P1 की जगह क्या पुट करोगे, P माइनस पी नॉट अपॉन कितना 2। कर सकता हूँ मैं, सभी लोग देख लीजिए। चलिए अब जल्दी बताइए क्या होगा। देखो ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2P नॉट हो जाएगा। तो 2P नॉट माइनस P, ठीक है, इधर आ जाएगा 2P नॉट, और इधर से जो 2 है वो कहाँ जाएगा ऊपर। तो ऊपर तो बचेगा कितना 2P नॉट, नीचे कितना हो जाएगा 2P नॉट माइनस P प्लस P नॉट। तो कितना हो जाएगा 2P नॉट प्लस P नॉट 3P नॉट, यानी कि 3P नॉट माइनस P। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो कुछ इस तरह आएगा, ज़रा आप गौर करें इस बात को, कुछ इस तरह आएगा कि 2.303 अपॉन कितना T, ये रहा लॉग, ऊपर आ जाए कितना 2P नॉट, यहाँ से 2 ऊपर गया, नीचे जब इसको आप सॉल्व करोगे 2P नॉट प्लस P नॉट कितना हो जाएगा 3P नॉट माइनस P। तो आप ज़रा देखें कुछ इस तरह से हमारा आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने कोई P नॉट की वैल्यू नहीं ली थी, सिंपल P नॉट और P लेकर सॉल्व किया था, इस वजह से हमारा जो रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो P नॉट और P के टर्म्स में आया है। ऐसा भी हो सकता था मैं यहाँ पर इनिशियल प्रेशर दे देता और आपको P की वैल्यू दे देता, ठीक है, टाइम दे देता, सारी वैल्यूज़ को पुट करते और क्या निकाल लेते, रेट कांस्टेंट निकाल लेते, ठीक है। तो जब भी आएगा तो इस तरह से आप सॉल्व करना, ठीक है। एक बात गौर करने वाली बात है कि जहाँ पर आप इनिशियल कंसंट्रेशन लिखा करते थे, आपने वहाँ पर क्या लिख लिया है, आपने वहाँ पर प्रेशर लिख दिया है, क्लियर ना। तो इस बात पर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ अगले क्वेश्चन से, एक और क्वेश्चन से। जस्ट कॉपीड इट नाउ। ज़रा देखिए आप इस सवाल को, इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा मेथड है, इनिशियल रेट मेथड है, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो इनिशियल रेट मेथड का यूज़ करके हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलिए ये सब एक्सपेरिमेंट नंबर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एक्सपेरिमेंट नंबर्स हैं। दीज आर द कंसंट्रेशंस ऑफ ए एट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, दीज आर द कंसंट्रेशंस ऑफ बी एट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, और ये सभी क्या हैं, रेट हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पे। तो चलो हम लोगों ने दो मेथड देखा था, एक बेसिक मेथड और एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। बेसिक मेथड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप क्या काम करिए, सबसे पहले आपने काम करिए, चाहे आप बेसिक मेथड लगाना है तो भी, चाहे आप शॉर्टकट लगाना है तो भी, इन सब की पावर्स को बराबर कर लीजिए। ये मैंने आपको उस टाइम पर बताया था। तो देखो यहाँ पर सब में -4 है, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या, यहाँ तो -3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक पावर सेम। तो यहाँ पर -4 बेटा कैसे आएगा, यहाँ पर पॉइंट जो लगा है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 × 10⁻⁴ कितना -4। कर लिया। अब कोई भी मेथड आप लगा लीजिए, बेसिक मेथड लगाओगे तो फिर क्या करोगे, इसका क्योंकि हम लोग को रेट लॉ एक्सप्रेशन पता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है कि a टू द पावर कितना b टू द पावर कितना, a का ऑर्डर मान लीजिए x सपोज और b का ऑर्डर क्या मान लीजिए y। तो वी हैव टू कैलकुलेट x एंड y। तो पहला तरीका क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रेट लिखिए, ठीक है, फिर उसका कंसंट्रेशन, फिर उसका कंसंट्रेशन, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का लिखिए कंसंट्रेशंस और फिर रेट। काफ़ी लंबा हो जाएगा। कितने इक्वेशंस बनेंगे, 4, और 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको क्या निकालना है, x और y। वो तो सिंपल 3 इक्वेशन से ही निकल जाते हैं, क्लियर ना। तो यू नीड नॉट टू राइट 4 इक्वेशंस, आप 3 ही इक्वेशन लिखिए 1 2 3,
और 3 इक्वेशन से जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्लियर ना। बट हम जो है प्रीफर करेंगे यहाँ पर क्या, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर नीट के लिए बैठे हुए हैं, क्लियर ना। आपको बोर्ड के लिए जो था मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब आपको सीखना है किस तरह से क्वेश्चन को देखते ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखो, ज़रा आप ध्यान से देखिए। ए का कंसंट्रेशन अगर हम बात करें, ए का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 टाइम्स। यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.3 है। ये क्या, बी का कंसंट्रेशन भी 3 टाइम बढ़ रहा है। वेरी गुड। तो बताओ रेट कितना टाइम बढ़ रहा है, क्या बात है, रेट भी क्या हो रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है। देखो 4 से 12 हो गया। यानी कि अगर हम बात करें ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और रेट सभी क्या है, 3 टाइम्स बढ़ रहे हैं, क्लियर ना। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि रेट बढ़ रहा है बट कंसंट्रेशन जो है वो भी बढ़ रहे हैं। तो बस आप इक्वेशन लिख लें, ये वाला आपको पता है ना कि रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, चेंज इन, नहीं तो आप ये वाला डायरेक्टली आप अप्लाई कर लो, ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ये अप्लाई कर लिया डायरेक्टली। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट जो है, पहले यहाँ रेट लिखते हो, यहाँ पर आप रेट लिखो, रेट कितना गुना बढ़ रहा है, 3, तो यहाँ लिख दो कितना, 3, इक्वल टू, बताओ ए का कंसंट्रेशन कितना टाइम बढ़ रहा है, बिल्कुल कितना, 3 बढ़ रहा है, उसकी पावर कितना, x। बताओ बी का कंसंट्रेशन, ये भी 3 गुना बढ़ रहा है, उसकी पावर कितना, y। क्या बताओ कोई रिलेशन निकला, नहीं निकला। भाई कैसे निकला रिलेशन, देखो 3 की पावर x यहाँ नहीं, यहाँ से रिलेशन तो नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखो, कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे थे कि ए का भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, बी का भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और रेट भी बढ़ रहा था। उससे आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते बेटा। शॉर्टकट लगाने के लिए आपको क्या चाहिए कि ए या फिर बी दोनों में से कोई ना कोई क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे आप ज़रा यहाँ देखो, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर हम पहले को तीसरे से देखते हैं तो देखो यहाँ 0.1 है, ये फर्स्ट को देखो सभी लोग और इस थर्ड को देखो सभी लोग, है ना। तो यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 है, यानी कि ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट का थर्ड बी में देखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड में बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई दोनों में से कोई ना कोई निकल सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, आपको ए या बी दोनों में से किसी एक का रखना है कांस्टेंट, देखना है क्या कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.1 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.3। आप यहाँ पर जो कर रहे थे ऊपर तो ए में भी चेंज आ रहा था, बी में भी चेंज आ रहा था और रेट में भी चेंज आ रहा था। तो कुछ इस तरह यहाँ से आप कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ तो सभी वेरिएबल्स हैं। तो इस वजह से अगर ये y ना होता, सोचो ज़रा, अगर ये y या x ना होता तो आप आसानी से निकाल सकते थे। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, शॉर्टकट आपको तभी लगाना है। और ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम फर्स्ट को सेकंड से नहीं देखेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से देखेंगे। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड से मेरे को क्या मिलने वाला है, देखो फर्स्ट को अगर हम थर्ड से देखेंगे तो 0.1 यहाँ पर भी है, 0.1 यहाँ पर भी है। बताओ ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है बट बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यानी कि बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है। तो बताओ रेट में भी मुझे वही देखना है कि फर्स्ट का थर्ड से देखना है। ऐसा नहीं है यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड से देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट का सेकंड से देखें, ऐसा नहीं कर सकते। सभी का फर्स्ट का थर्ड से देखना है। यहाँ फर्स्ट का थर्ड अगर देखोगे, ये क्या, रेट में चेंज ही नहीं हो रहा है। ऊपर भी 4 × 10⁻⁻⁴ है, नीचे भी कितना है, 4 × 10⁻⁻ कितना है, -4। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ए का कंसंट्रेशन भी देखो कांस्टेंट है और रेट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मिला जुला के आप क्या कह सकते हो कि बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है पर रेट जो है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा है, कंसंट्रेशन चेंज होने पर अगर रेट चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान समझिए, यहाँ पर रेट चेंज नहीं हो रहा है ना, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है पर रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है,
ज़ीरो ऑर्डर है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर में ही हमने सीखा है कि कंसंट्रेशन बदलता है लेकिन रेट तो कांस्टेंट ही रहता है। क्लियर ना? तो इस चीज़ को चलो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे देखो रेट जो है उतना ही है, यानी कि रेट कितना है 4 × 10⁻⁴ कितना -4। ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं, यहाँ पर देखिए आप, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, बी का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है चेंज, यानी कि कितना 3 की पावर कितना ऑर्डर, यानी कि बी का कंसंट्रेशन जो है 3 गुना बढ़ रहा है, यानी कि 3 टाइम्स ऑर्डर। यहाँ पर तो रेट चेंज हो रहा है नहीं, तो मिला जुला के आप क्या करोगे, रेट जिसका चेंज नहीं हो रहा उसके जगह 1 ले लो, क्या करना है। ठीक है, मतलब आप यही कह रहे हो ना कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर कितना है 0 है बेटा। मैं वही आपसे बता रहा हूँ, कुछ ऐसा ही सीन है ना कि रेट जो है चेंज नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन के चेंज होने पर। इस बात को आप लिख लीजिए कि अगर कंसंट्रेशन के चेंज होने पर रेट चेंज नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप अपने मराठी भाषा में लिख लो या हिंदी भाषा में लिख लो, कोई भी लैंग्वेज में लिख लो कि अगर रेट के कंसंट्रेशन के चेंज होने पर रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कौन, जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रेट के चेंज न होने पर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर। जैसे देखो ए ज़ीरो ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि ए का कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा था, लेकिन बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था, बट बी के कंसंट्रेशन के चेंज होने पर रेट चेंज नहीं हो रहा था, इस वजह से क्या है बी ज़ीरो ऑर्डर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना आप। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको समझ में आ गया कि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। मिला जुला के मैं क्या बोलूँगा कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, देयरफॉर बी कौन सा ऑर्डर है, यानी y की वैल्यू कितना आ गया बेटा 0, बिना टेंशन के y की वैल्यू कितना आ गया 0। बस एक बार y की वैल्यू 0 आ गया, अब x की वैल्यू निकालने में कोई टेंशन ही नहीं है, आप कहीं से निकाल लीजिए। चलो मैं ऊपर नीचे से निकालता हूँ या चलो तीसरे चौथे से निकालता हूँ। देखो क्या करूँ, इधर से इधर देख लूँ, चलो ऊपर नीचे देख लेता हूँ। देख लो a का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ रहा है, b का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ रहा है, तो बताओ a का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ रहा है, यानी कि 3 की पावर कितना है x। बताओ b का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ रहा है, बताओ 3 की पावर कितना y। बताओ रेट कितना बढ़ रहा है, यस रेट भी क्या है 3 टाइम बढ़ रहा है, देखो 4 से 12 देख लो। अब बताओ y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो जब आप y की वैल्यू बेटा यहाँ 0 पुट करोगे ये तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो कितनी सुंदर कितना सरल तरीके से आपका आंसर आ गया। देखो x और y, ये चीज़ टाइम लग रहा है मुझे समझाने में, बट आप एक बार समझ लिए तो बस आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ बेटा, आपको कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर, इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। इसको करने का तरीका क्या है कि आपको देखना है अगर जैसे ए बी और फिर रेट है हमारे पास, यानी कि 2 कंसंट्रेशंस हैं और क्या है रेट हैं, तो 2 कंसंट्रेशन में किसी एक का चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोनों का चेंज हो। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे तो आपको ये देखना है किसी एक का चेंज होना चाहिए, और ऐसा सवाल में आपको देगा ही। जैसा यहाँ पर देखो फर्स्ट और थर्ड को देखा तो यहाँ पर कांस्टेंट मिल गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 है, बट उसी टाइम पर जब मैं यहाँ देखा तो यहाँ 0.1 है, बट यहाँ कितना है 0.3 है, यानी कि कंसंट्रेशन ए तो सेम है बट बी का कंसंट्रेशन सेम नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे। क्लियर ना? ठीक, तो बहुत इजी है, बहुत पॉपुलर है, आता है ये एग्ज़ाम में, ये आप नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आता है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपसे ये। तो बहुत अच्छे से आप समझिए इस चीज़ को, धीरे धीरे लेक्चर को वॉच करिए, समझिए मैं क्या क्या चीज़ समझा रहा हूँ, और कोशिश करिए खुद से क्वेश्चंस की। ठीक है, आपके शीट में काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो मैं ये 2 क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूँ इन्हीं को आप रिपीट करके सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं मिलवाता हूँ एक और बेहतरीन सवाल से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, अब ये ज़रा देखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है बट क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान है इसका।
कैसे सॉल्यूशन करोगे इसका, ज़रा क्वेश्चन को पढ़ें हम। एसीटोन, एसीटोन जानते हो आप, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 COOCH3, दिस इज एसीटोन, क्लियर ना। ठीक, ऑन हीटिंग, जब एसीटोन को आप हीट कर रहे हो, जैसा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे, इट गिव्स CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आप लोग देख रहे हो कि जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन हमेशा ही हम ले रहे हैं किसका, रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट का कोई भी मतलब नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे कर रहा है, चलो ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर का जिक्र आया तुरंत अपने दिमाग में फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एसीटोन, कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो दी हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 81 सेकेंड, वेरी गुड। हाफ लाइफ कितना है, 81 सेकेंड है। डिटरमाइन टाइम, आपको टाइम पूछा हुआ है ऑफ एसीटोन टेकन इन अ कंटेनर, टेम्परेचर दिया है 600 डिग्री सेल्सियस, रिड्यूसेस इट्स प्रेशर फ्रॉम 0.5 atm, यानी कि पहले प्रेशर कितना था, 0.5 atm था, बाद में कितना हो गया, 0.4 atm हो गया, क्लियर, ठीक है। तो देखो ये सवाल है हमारा, क्लियर ना। तो इसको आप कॉपी कर ले क्वेश्चन, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। कर लिया, चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखो ये एसीटोन है, एसीटोन को हीट कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे को प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली देखो एसीटोन है हमारे पास, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू t, ठीक है। जब 0 था बेटा तो इसका कितना था, 0.5 atm, बाद में कितना हो गया, 0. सिंपल सा, इसमें आप ऐसा मत करिएगा 0.5 माइनस p, आप हर बार करते हो ना 0.5 माइनस p, ये सब ये ना करना, आपको सिंपली दिया हुआ है कि जब 0 था तो उसका 0.5 था, इनिशियली 0.5 atm प्रेशर था, बाद में कितना हो गया, एक समय बाद कितना हो गया, 0.4 हो गया। उसी टाइम को हमें कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या होगा, हाँ, k इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना t लॉग, बताओ इनिशियली प्रेशर कितना है, वेरी गुड, कितना है 0.5, फाइनली कितना है 0.4, बस खत्म हो गया काम, ठीक है। अभी देखो k की जगह क्या लिख सकते हो, यस क्या लिख सकते हो, 0.693 अपॉन कितना t हाफ, t हाफ कितना है 81, ये बाकी चीज़ें क्या है सेम, ठीक है। लॉग पॉइंट को हटा दूं मैं तो कितना आ जाएगा, log 5/4 आएगा। ये समझ आ गया कहाँ से लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना बेटा, t हाफ इक्वल टू कितना 0.693 अपॉन k, याद है ना ये फॉर्मूला किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। बस k की जगह हमने लिख दिया 0.693 अपॉन t हाफ, तो t हाफ की वैल्यू आपको दी है, तो बस वही लिख दिया मैंने। बस आपको इसी को सॉल्व करना है और आपको टाइम निकाल लेना है जो आपसे पूछा हुआ है, बस और कुछ नहीं है सवाल में। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो log 5/4 है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log 5 माइनस log 4, ठीक है। log 5 की वैल्यू आपको मैंने लिखाया है, कितना होता है 0.7। log 4 को कैसे निकालोगे, ठीक है, log 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो बेटा log 4 को आप अलग निकाल लो, log 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, log 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और इसको आप कैसे करोगे 2 log 2, तो log 4 को आप 2 log 2 लिख सकते हो। तो log 2 की वैल्यू बताओ कितना होता है 0.3, यानी कि log 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा कितना 0.6, बस। तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन कितना बेटा 81 इक्वल टू 2.303, और 2.303 को आप क्या कर लो, सिंपल 2.3 ले लो, ठीक है, टाइम t कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से log 5 माइनस log कितना 4, log 5 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होता है 0.7, log 4 की वैल्यू अभी हमने निकाला है 0.6, तो 0.7 माइनस 0.6 कितना होता है 0.1, तो बस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना
2.3 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइडेड बाई टाइम टी, और ये पूरा सभी को सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए कितना, टी की। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसका आंसर मेरे को नहीं पता। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है मेरा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर ना? मेरे को कुछ बताना था, इससे क्या बताना था, पहली बात कि क्वेश्चन में दुनिया भर की चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, क्लियर ना? उन सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ दिख रहा है ना बेटा, तो आपको मैं एक बात बता दूँ, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं होगा क्या। हाँ, टेम्परेचर का मतलब तब होता जब आपसे रेट कांस्टेंट पूछता, बट आपसे यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं पूछा है, क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, रेट कांस्टेंट से है। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके पीछे क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, तभी रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। क्लियर ना? क्योंकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट आपसे पूछा नहीं है, आपसे तो क्या पूछा हुआ है, टाइम। इस वजह से इस टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, बस आपको ये समझाना चाहता था मैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको समझा लिया। तो बाकी क्वेश्चन आप देख रहे हो इसी तरह से हो रहा है, बाकी एक ही फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो हर बार। आपको पता है कि का फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है, बस हर बार आप उसी फार्मूले को क्या कर रहे हो, यूज़ किया करो। बोल बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से आप। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले मेथड की तरफ। ठीक है, अगला मेथड हमारा क्या था बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली। इनिशियल रेट मेथड तो हो गया है, अगला मेथड क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, हाँ ग्राफिकल मेथड है, वो हम बाद में क्वेश्चन के टाइम पर बताएंगे। ग्राफिकल मेथड में कुछ भी नहीं है बेटा। ग्राफिकल मेथड में क्या है, जो भी ग्राफ्स हमने बनाए हैं वैसा ही मैं ग्राफ बना के आपको दे दूंगा, आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑर्डर है। क्लियर ना? तो ग्राफिकल मेथड में कोई टेंशन न लो, जितना मैंने जीरो ऑर्डर में ग्राफ्स बनवाए हैं, जितना मैंने फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ बनवाए हैं, उन दोनों ही ऑर्डर के ग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है आपको। फिर उसके आगे एक रत्ती भर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लियर ना? तो ग्राफिकल मेथड में टेंशन ना लो, ग्राफ को देखकर डिसाइड करना है कौन सा ऑर्डर है, जीरो है या फिर फर्स्ट है। सेकंड तो वैसे भी नहीं आना है, फोर्थ तो वैसे ही आना नहीं है, तो टेंशन किस बात की है। बस जो भी मैंने जीरो ऑर्डर का ग्राफ बताया है, जो भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बताया है, उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, बाकी आपको ग्राफिकल मेथड में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने? चलिए बेटा, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको ग्राफिकल मेथड बता दूं। वैसे भी सारा चीज़ आपको पता है, बट आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप नोट्स में अगर आप देखोगे फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड आ जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मुझे ऐसा वाइब्स आ रही थी कि आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें देखो मैं कुछ बता ना रहा हूँ, सारा चीज़ें आपको पहले से पता है। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन की तरह आपको मैंने ये सवाल दिए हैं, इनको आपको देखकर बताना है कि बताओ ये सभी ग्राफ्स हैं, आपको बताना है ऑर्डर क्या है। ठीक है, चलो हमारे पास कितने ग्राफ्स हैं, 4, 1 2 3 4, ये 4 ग्राफ आपको दिए हैं, सभी को कॉपी कर लीजिए और मुझे बताइए ऑर्डर क्या होगा। कोशिश करिए पेंसिल से लिखिए ताकि आप बाद में रब कर सको। ठीक है, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। कुछ नहीं बेटा, आपको बताना है ऑर्डर क्या होता है इसका, सारा चीज़ें कर लिया आपने? बोलिए, मैं बताऊं? देखो अब ज़रा ध्यान दो आप, ये क्या है, रेट माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, रेट है। ये क्या है, टाइम। यानी कि रेट और टाइम का जो ग्राफ है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट का ग्राफ बेटा। यानी कि रेट जो है वो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है, और जब भी रेट कांस्टेंट होता है तो बताओ ये किसका ग्राफ है, वेरी गुड, कितना होता है, जीरो ऑर्डर का। ऐसे ही आप पता लगाते हो, इसी वजह से मैं स्किप कर रहा था। ठीक है, चलो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखो लीनियरली घट रहा है, लीनियरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। बताओ कौन से ऑर्डर का रिएक्शन था जिसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लीनियरली घट रहा था, वेरी गुड, कितना, कौन सा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये भी कौन सा ऑर्डर हो जाएगा बेटा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। बताओ फार्मूला क्या होता है, ए टी इक्वल टू, वेरी गुड, ए नॉट माइनस, एग्जैक्टली ए नॉट माइनस के टी, यही फार्मूला होता था ए टी का। चलो यहाँ आ जाओ। ठीक है, उसके पहले मैं इसको बताना चाहता हूँ। बताओ ये ग्राफ किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, देखो ए टी लिखा हुआ है ना, ए टी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी।
वर्सेस टाइम। बताओ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो लीनियरली घट नहीं रहा है, लीनियरली तो ऊपर वाला घट रहा था, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। बताओ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कहाँ पर डिक्रीज करता है? यस, कहाँ पर? फर्स्ट ऑर्डर में। तो ये विदाउट एनी टेंशन कौन सा ऑर्डर है? ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। चलो अच्छा बता सकते हो इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे आप? AT इक्वल टू ए नॉट, हाँ बताइए आगे, ए नॉट, यस, ई की पावर माइनस के टी, ये लिखते थे AT इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। चलो अच्छा ये किसका ग्राफ है? यहाँ तो क्यूब लिखा हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। ए नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज ए नॉट का क्यूब, है ना। तो यहाँ पर जो रेट है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पर जो रेट है बेटा वो कंसंट्रेशन के थर्ड पावर में डिपेंड कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितना? क्यूब। सभी को दिख रहा है? ये बहुत बढ़िया है, देख लो, R इक्वल टू के ए नॉट की पावर, क्योंकि देखो ये क्यूब है, पावर 3 है। पावर 3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन के थर्ड पावर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? जी हाँ, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? ये सेकंड नहीं बेटा, फर्स्ट भी नहीं, जीरो भी नहीं, थर्ड ऑर्डर। अगर यहाँ स्क्वायर होता यानी 2 होता तब ये सेकंड ऑर्डर हो जाता, अगर यहाँ 4 होता तो ये फोर्थ ऑर्डर हो जाता। क्लियर ना? यही तो सीखा है कि रेट कंसंट्रेशन के जितने पावर पर रहेगा, रेट, ये तो रेट है ना, कंसंट्रेशन के जितने पावर पर रहेगा वही क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पावर था तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी। एज यू सी आ गया है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। देखो ये जो मेथड है इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे ही करते हो, हिट एंड ट्रायल ही करते हो। ठीक है, तो देखो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। अब होता क्या है इसमें, तो यहाँ पर लिखें इन दिस मेथड concentrations at different time intervals are given। अलग अलग टाइम इंटरवल पर आपको कंसंट्रेशंस दिए रहते हैं। ठीक है, किसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑब्वियसली वो समझ जाइए, रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन आपको अलग अलग टाइम इंटरवल के दिए रहते हैं। आर गिवन इन टेबुलर फॉर्म, वो क्वेश्चन में आपको टेबुलर फॉर्म में देगा, यानी कि एक टेबल के फॉर्म में देखेगा, जहाँ से फ्रॉम वेयर ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन, जहाँ से आप ऑर्डर को क्या कर सकते हो? डिटरमाइन कर सकते हो। चलो आपको मिलवाता हूँ मैं कैसे आपको दिए रहेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या रहता है? टाइम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आपको मिलेगा ऐसे, देखो टाइम। ठीक है, नीचे क्या रहेगा? कंसंट्रेशन। शॉर्टकट में लिख दिया कंसंट्रेशन किसका बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्लियर ना? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसे टेबल आपको बना रहेगा। सही आ रहे हो आप? ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही आपको टेबल बना रहेगा। ठीक है, देखो टाइम क्या है? टाइम क्या है? टी नॉट, यानी कि टाइम टी इक्वल टू 0, T1, T2, T3 आगे ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर ना? चलो यहाँ पर मैं कॉलम्स बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक है, ऐसे ही कॉलम्स आपके रहते हैं। उसी तरह से यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो है सी नॉट। सी नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, C1 का मतलब थोड़े जब T1 के टाइम पर कंसंट्रेशन C1 होगा, यानी कि T2 के टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगा C2, T3 के टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगा C3 एंड सो ऑन। तो अलग अलग टाइम इंटरवल्स हैं, अलग अलग कंसंट्रेशंस हैं। अब इनमें आपको हीट एंड ट्रायल कैसे लगाना है, आपको ऐसे ही सवाल आपको दिए रहेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में चेक करना है। क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में इनको चेक करना है। चेक करते कैसे हैं देखो, तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लिखिए, फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल check in formula for फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करोगे। किसके लिए चेक करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये चीज़ दे देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे चेक करोगे, सभी को पता है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है। बस आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर में देखना है कि K1 यानी कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट और K2 रेट कांस्टेंट 2 दोनों ही बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर हैं यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हो गया वो। अगर फर्स्ट ऑर्डर में फिट नहीं बैठता है तो जीरो ऑर्डर में जाइए आप, ठीक है, दोनों में से किसी एक में बैठ जाएगा, ये पक्का है। चलो तो बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है मेरा K1 का फार्मूला क्या होगा। K1 मतलब क्या, जहाँ पर टाइम क्या रहेगा T1, कंसंट्रेशन क्या रहेगा C1, ठीक है। तो K1 के लिए फार्मूला होगा बेटा क्या, 2.303 अपॉन यस T1, ठीक है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर रहता था, याद करो, इसीलिए मैंने क्या ले लिया C0 अपॉन क्या C1, पक्का। इसका कुछ वैल्यू आएगा। चलो वो वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लेना। हालांकि यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने नहीं दिया है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। इसी तरह से आप K2 निकालोगे। K2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2 के टाइम पर क्या आएगा, टाइम T2 और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.303 अपॉन क्या T2 लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन C0 नहीं रहेगा, अब इनिशियल C2 के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया है C1, तो यहाँ क्या आ जाएगा C1, तो यहाँ क्या आ जाएगा C2, बोलो आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा। अगर इफ़, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इफ़ K1 इक्वल टू K2, अगर दोनों को सॉल्व करके K1 और K2 बराबर आ जा रहा है, देन फर्स्ट ऑर्डर, तब तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, समझ रहे हो। अगर K1 और K2 बराबर आ गया है तो तब समझ लो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में पुट किया है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर आप C0 ही रखना है, क्योंकि इनिशियल तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर आप C0 कर दो। हाँ अब सही है, इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। हाँ यहाँ पर सभी C0 कर लीजिए, इनिशियल तो कभी भी चेंज नहीं होगा, इनिशियल तो वही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर हम बात करें कैसे होगा, जब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में दो बार रेट कांस्टेंट क्या हो जाए सेम। अगर रेट कांस्टेंट सेम ना हुआ तो तब फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, तब जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में चेक करना। तब किस फॉर्मूले में चेक करोगे, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में चेक करोगे। और टेंशन मत लो, जीरो में आ ही जाएगा वो, अगर फर्स्ट में नहीं आया, 90% क्वेश्चन तो फर्स्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर ना। इसीलिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ देता भी नहीं है एग्जामिनर ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है, ठीक है, जल्दीबाजी है, तो बच्चे को पता है कि 90% फर्स्ट ऑर्डर आना है, तो कैलकुलेट ही नहीं करता है, सीधे फर्स्ट ऑर्डर टिक करके चला आता है। और आप बिलीव नहीं करोगे 80% बच्चों के सही भी हो जाते हैं, है ना। मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था, मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था जेईई का, तो उस एग्ज़ाम में भी क्या हुआ था, उस एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड आया था। और उसमें क्या है, मेरा लास्ट मोमेंट चल रहा था, टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 मिनट बचे हुए थे, मेरे सामने 5-6 क्वेश्चन थे।
तो मैं इस क्वेश्चन को देखा, मैंने आंख बंद करके फर्स्ट ऑर्डर टिक करके चला आया। हाँ, वो थोड़ी सी मेरी नादानी थी। अभी सोचता हूँ कि बच्चों को कभी ऐसा नहीं कहूँगा, कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि बिना समझे टिक करके आओ, बट उस समय मैं एक एज अ स्टूडेंट अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं टिक करके चला आया था। यू कांट बिलीव कि मेरे साथ साथ कई बच्चों ने ऐसा किया था, कई फ्रेंड्स ने ऐसा किया था। वो बाद में जब पता चला मेरे को, जब मैं आंसर शीट देखा तो भाई मैं तो उछल गया। क्यों? क्योंकि जो मैंने टिक किया था मजाक में, जल्दीबाजी में, फर्स्ट ऑर्डर, वो सही हो गया था। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर से ही आते हैं। अगर फर्स्ट में वो फिट नहीं होता है तो आप ज़ीरो ऑर्डर में चले आइए, ठीक है। इसीलिए अब तो क्या हो गया है, अब तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी करने लगा है, ठीक है। अब कई बार ज़ीरो ऑर्डर भी आ जाता है, बट पहले तो वो भी नहीं आता था। तो अब बस दो ही ऑर्डर के लिए आपको चेक करना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर में, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में चेक करें। अगर K1 और K2 क्या हो जाए, दो बार रेट कांस्टेंट सेम आ जाए, तो मान लीजिए वो फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर K1 और K2 सेम नहीं हुआ, देन यू मूव फॉर द ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं ज़ीरो ऑर्डर में आपको बताता हूँ। कर लिया कॉपी? चलिए अब मैं स्टेप 2 बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए स्टेप 1 हो गया आपका। स्टेप 2 में क्या करोगे कि अगर K1 और K2 बराबर नहीं हुआ तो यू मूव फॉर द ज़ीरो ऑर्डर के लिए आप ज़ीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज़ करिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ़ स्टेप 2 इफ़ K1 नॉट इक्वल टू K2, अगर आपने K1 और K2 को देखा है और वो K1 और K2 आपस में बराबर फर्स्ट ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होने वाला है, देन चेक फॉर द ज़ीरो ऑर्डर। फिर आप उसके बाद क्या करोगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, चेक करोगे। तो ज़ीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता है? हाँ, क्या होता है, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, यही होता था क्या? ये फॉर्मूला होता था। चलिए तो बस आपको दो बार चेक करना है। बताओ यहाँ से K1 कितना आ जाएगा बेटा? ज़ीरो ऑर्डर के लिए K1 कितना आ जाएगा? यस, क्या हो जाएगा, A0 माइनस AT। तो यहाँ A0 तो है नहीं, यहाँ तो क्या है, C0 माइनस C1 है। तो C0 माइनस C1 अपॉन कितना, T1, कुछ वैल्यू आएगी यहाँ से। सिमिलरली अगर हम बात करें K2 की, K2 का क्या लिखोगे? यस, इनिशियल तो C0 है, वो तो चेंज होगा नहीं। इस बार अब क्या ले लोगे, फाइनल C2 ले लोगे अपॉन T1। अब आप मेरे से शिकायत करोगे, सर ये C3 का नंबर कब आएगा? C3 का नंबर बेटा कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको बस सिंपल क्या करना है, किसी दो को लेना है। यानी कि यहाँ पर काम में क्या आ रहा है, T0 आ रहा है, T1 आ रहा है, T2 आ रहा है, C0 C1 C2, बस इतना ही काम आ रहा है, ठीक है। तो डोंट टेंशन, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इनको आप सॉल्व कर लें, यहाँ से कुछ ना कुछ K1 की वैल्यू आएगी। और अगर अब इफ़ K1 इक्वल टू K2 अब अगर आ जाए बराबर, जो फर्स्ट ऑर्डर में नहीं आया है तो इसमें तो बेटा आना ही आना है, क्योंकि और ऑर्डर तो आपको पढ़ाया नहीं गया है, इसके बाहर आएगा नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट नहीं आया तो ज़ीरो ही आएगा वो, ठीक है। इफ़ K1 इक्वल टू K2 देन इट इज़ ज़ीरो ऑर्डर, क्योंकि हम यहाँ पर किस फॉर्मूले में फिट कर रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। बस यही होता है। इसको देखो हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहते हैं, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा इसको हिट एंड ट्रायल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल ही करते हो, ठीक है। क्लियर ना? बस इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें ऐसे ही है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। बस यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन देता आपको तो यहाँ अलग अलग टाइम दे देता, अलग अलग कंसंट्रेशन दे देता, करने का तरीका बस ऐसे ही होता। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा लास्ट में तो हम इसके भी एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेंगे, आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लें, फिर हम मिलते हैं अपने अगले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दो ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला इनिशियल रेट मेथड, सेकंड वन इज हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हेलो बच्चों,
ठीक है, अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशंस आपको दिए होते हैं और अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे पहला है A1, दूसरा है A2, और उसके साथ ही साथ अलग अलग टी हाफ भी आपको दिए रहते हैं। पहला है T1, दूसरा है क्या T2। इन्हीं दोनों की मदद से आपको क्या निकालना होता है, ऑर्डर निकालना पड़ता है। आप सबको पता होगा बच्चों कि टी हाफ जो था वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/A0 टू द पावर n-1। याद है लास्ट क्लास में देखा था हमने nth टी हाफ के लिए ना, यानी कि टी हाफ फॉर द nth ऑर्डर के लिए। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, याद आ रहा होगा आपने, कि टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 टू द पावर 1-n। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो टी हाफ अगर मैं लूँगा A1 के लिए तो क्या हो जाएगा T1, अगर मैं टी हाफ A2 के लिए लेता हूँ तो क्या हो जाएगा T2। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे T1/T2, तो क्या हो जाएगा A1/A2 की पावर 1-n। बस आपको इतना ही करना है। अगर कभी भी दो इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे प्यारे बच्चों दिया है आपको, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों टाइम को क्या कर देना, डिवाइड, और दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन को डिवाइड करके उसकी पावर क्या है 1-n। यही जो n है वही क्या है, ऑर्डर है। उसके लिए चलो मैं आपको एक रिलेटिव में एक फार्मूला आपको मैं एक क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ज़रा देखें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कॉपी कर लें, इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लें, ट्राई करना है तो ट्राई कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बस आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, कभी भी हाफ लाइफ के डिटर्मिनेशन के लिए यू हैव टू लर्न दिस ओनली फार्मूला। ये नहीं करना है आपको, केवल ये याद रखना है। ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए, विदाउट दिस यू कांट एबल टू कैलकुलेट दिस। तो ये दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए, 1 2, यहाँ मैंने स्टार लगा दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और फिर ये वाला। कॉपी कर लीजिए जल्दी। कर लिया? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या करना है आपको, बहुत आसान है। ठीक है, आज हम हाफ लाइफ को ख़त्म करेंगे, कल आएंगे तो एक हाफ लाइफ का क्वेश्चन करेंगे आते ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम सीधे स्टार्ट कर देंगे क्या, हमारा आगे का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। आप सभी लोग बहुत क्यूरियस हो कि सर कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट बताइए। ठीक है, तो वो अब शुरू होने वाली ये चीज़ें बेटा, कैटलिस्ट का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, कोलिजन थियरी, अभी सब आगे शुरू होने वाली है बस। ठीक है, क्लियर ना? थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंट। तो चलो शुरू कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ज़रा देखें आप, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज़ हाफ। कोई एक रिएक्शन है, उसके लिए जो हाफ लाइफ टाइम हो गया है, क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। तो टी हाफ तो क्या हो गया, हाफ। यानी कि अगर मैं मान लूँ टी हाफ, अगर मैं मान लूँ टी हाफ बेटा, पहले तो क्या था वो T1 था। ठीक है, लेकिन बाद में जो टी हाफ हुआ, यानी कि टी हाफ फर्स्ट, बाद में टी हाफ जो सेकंड है वो आधा हो गया, यानी कि यस T1 का कितना, आधा। यही कह रहा है, टी हाफ क्या हो गया, हाफ हो गया। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो गया, 1/4, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1/4। तो बस जो A0 पहले A1 था, अब जो A0 हुआ है वो A1 कितना हो गया, 4। बस ख़त्म। T1 T2 सब दिया है, A1 A2 आपको सबको दिया है, बस आप इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व। तो बस आप क्या करोगे, T1/T2, उसके जगह क्या लिखोगे, T1 अपॉन, ठीक है, तो मैं इसको T1 ना लिख के T ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर ना? यानी कि A ही लिखता हूँ इसको। ठीक है, चलो तो यहाँ पर T हो जाएगा T/2, सही है, इक्वल टू A1 क्या है, A अपॉन A बाई कितना बेटा, 4, 1-n। क्या यही लिखा है? बस इसी फार्मूले को यूज़ कर दिया हूँ बस। T1/T2 इक्वल टू A1/A2 की पावर 1-n, बस सही है। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 की पावर कितना, 1-n। अब तो बहुत आसान हो गया, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2-2n लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो 2 × -2n। अब देखो दोनों ही जगह बेस क्या है, सेम, तो बस बेस सेम है, तो बताओ क्या आ जाएगा, 2 - 2n इक्वल टू,
यस क्या आ जाएगा 2 - 2n इक्वल टू कितना, हाँ बेटा कितना 1। तो बस यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे, यू विल गेट 1/2। 1/2 इज़ द ऑर्डर। तो देखो कितना आसानी से आपने क्या निकाल लिया, ऑर्डर। बस आपको ये फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए दोनों, ठीक है, क्लियर। कॉपी कर लीजिए। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या, अपनी पूरी डिटर्मिनेशन कि ऑर्डर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। पहला देखा इनिशियल रेट मेथड, फिर देखा ग्राफिकल, फिर देखा इंटीग्रेटेड, फिर देखा हाफ लाइफ। ठीक है, मैंने आपका टाइम बहुत बचा कर चलने की काम करी है, यानी कि क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पहले से नोट कर लिया, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन दिया ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है, आप 1 घंटे में काफ़ी कुछ सीखें, काफ़ी कुछ आप अपने नोटबुक में लिखें ताकि हमारा टाइम कम लगे और आप सीखें ज़्यादा। क्लियर ना, तो वो हमने वही कोशिश करी है। तो चलो इसी उद्देश्य से, इसी एम से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे की ज़्यादा थ्योरी क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन खत्म होता हुआ, नेक्स्ट क्लास हम जब मिलेंगे तो इनके क्वेश्चंस और फिर अपने चैप्टर को क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।